सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी लोग आयुष दर्पण के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। तो आज मैं आप लोगों को ना जो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है उसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि ना कभी कभी हम लोग ना मेल्स इनफर्टिलिटी का बारे में सोचते हैं, फीमेल्स इनफर्टिलिटी के बारे में देखते हैं, तो बहुत सारी रिपोर्ट्स करा के आया जाता है। तो बहुत सारे बार ऐसे होता है कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं हमारे प्रैक्टिस में। तो हम लोग इसको किस तरह से देखें? कभी कभी मानसिक कारण हो जाता है, कभी कभी दैविक कारण होता है, वो जिसको हम नसीब बोलते हैं। तो हम लोग ना मानसिक कारण जो जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी बंध्यत्व आता है, पुरुषों में भी आता है स्त्रियों में भी आता है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए आए हैं। अभी हम लोग अगर देखेंगे ना तो ये संसार जो बना है, उत्पत्ति स्थिति और लय, ये एक तीन क्रम है, इसे पूरा संसार चल रहा है। तो जो स्त्री शरीर है उसको सृजन करने की शक्ति माना जाता है, इसलिए हम लोग ना ये जो हिंदू धर्म में देवी की पूजा करते हैं, क्योंकि कुछ तो सृजन करने की शक्ति है, कुछ नया उत्पन्न करने की शक्ति है। इसलिए हम लोग इसको मातृत्व ऐसा रिस्पेक्ट देते हैं और उनको देवी माँ ऐसे बोलते हैं। उन जो भी शक्ति की मतलब उपासक है वो लोग क्या करते हैं कि स्त्रियों में सृजन करने की शक्ति है, उत्पत्ति करने की शक्ति है, इसीलिए हम लोग बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देते हैं। तो ये अब क्या है कि स्त्री जो है, जब हम लोग कोई स्त्री देखते हैं तो वो परिपूर्णता को कब प्राप्त हो जाती है? जब कोई भी लड़की है वो माँ बन जाती है, तभी वो परिपूर्ण स्त्री बन जाती है। और अगर वो नहीं होता है, मतलब शादी हो गया बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो फिर हर समय उपेक्षा की वो पात्र बन जाती है। तो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, कौटुंबिक रूप से हर समय ना बहुत ज्यादा घृणित दृष्टि से देखा जाता है, घृणा से देखा जाता है कि इसको बच्चे नहीं हो रहे हैं। अब उसका मेल फैक्टर भी कारण हो सकता है, फीमेल फैक्टर भी कारण हो सकता है, लेकिन संतान उत्पन्न होना यह बहुत समाज में, मतलब सामाजिक रूप से, कौटुंबिक फैमिली में अगर किसी को बच्चे नहीं होते हैं तो उसको थोड़ा सा हीन भावना से देखा जाता है। या फिर अगर आर्थिक रूप से भी देखा जाए तो ये पैसा किस लिए कमा रहे हैं? अगर वो पैसा कमा भी रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? इनको तो बच्चे ही नहीं है, ऐसा कमेंट मारा जाता है। तो इसीलिए संतान उत्पन्न होना यह बहुत जरूरी होता है और यह आवश्यक है, परम आवश्यक है। जब धर्म अर्थ काम मोक्ष, हम ऐसे चार पुरुषार्थ देखते हैं इस संसार में, तो यह होना बहुत जरूरी है। अब हम मानस दृष्टिकोण से बंध्यत्व, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अगर देखेंगे ना तो जब किशोरावस्था शुरू हो जाती है, युवावस्था शुरू हो जाती है, तब हम लोग अभ्यास करते हैं कि कोई भी पुरुष है या स्त्री है, तो वह जब वो प्यूबरिटी के एज में आते हैं, मिनार्के के एज में आ जाते हैं, तब उनमें कुछ ना कुछ हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। तो फिर धीरे धीरे चेंजेस होने लगते हैं। और आजकल का ऐसा जमाना है कि कंपटीशन का जमाना है, तो सभी लोगों को डिग्री चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए, थोड़ा लाइफ में सेटल हो जाए उसके बाद शादी करें। तो इसीलिए, और इसी को मतलब भारतीय जो अपना ये धर्म है, हिंदू धर्म है, इसमें कैसा बताया है कि हर चीज का एक नियम है। जैसे कि पहले होता था कि गुरु के पास जाके सीखो, तो पहले शिक्षण, मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न टाइम में भी शिक्षण लेना बहुत जरूरी हो जाता है। और उसके बाद में फिर व्यक्तिक सुख के लिए फिर शादी, विवाह, विवाह संस्कार कराना पड़ता है। फिर उसके बाद में मतलब ये सारा प्रोसेस है कि पति पत्नी का सुख मिलना चाहिए, व्यक्तिक सुख मिलना चाहिए, फिर उसके बाद में मातृत्व होना चाहिए, फिर मेंटल सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तो इसके लिए जद्दोजहद शुरू हो जाती है। उसी तरह से कभी क्या होता है कि इनफर्टिलिटी, अगर संतान उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, शादी हो गया, सब एजुकेशन हो गया, एक जगह पे मतलब अच्छा पोजीशन मिल गया समाज में, आर्थिक जो रहता है सैलरी मिलने लगा, पति पत्नी दोनों को मिलने लगा, लेकिन शादी होने के बाद भी अगर वो संतान उत्पन्न नहीं हो रहा है, शादी होने के एक साल बाद भी, तो फिर लोग बातें करने लगते हैं और ये प्रेशर पड़ जाता है स्त्री और पुरुष पे कि क्यों नहीं संतान उत्पन्न हो रही है। तो इसीलिए वैद्यक दृष्टि से अगर हम लोग देखेंगे तो हम ये पहले हमें मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी ये देखना पड़ता है। मेल का सीमेन एनालिसिस करना पड़ता है, फिर उनकी वाइफ जो है उनका वो देखना पड़ता है कि पूरा फॉलिकुलर स्टडी करके फॉलिकल्स हो रहे हैं, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ओवर रप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद में हार्मोन्स का टेस्ट कराया जाता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएचएस, ये सब, थायराइड, ये क्यों क्यों नहीं हो पा रहा है, मेंसेस का देखा जाता है, फिर सोनोग्राफी कराया जाता है। ये सब होने के बाद भी अगर सब नॉर्मल है और उसके बाद भी अगर संतान उत्पन्न नहीं हो, अब ये होने के लिए भी
उसका भी हेतु मानसिक कारण हो सकता है, या फिर ये सब नॉर्मल हो के भी मानसिक कारण। ऐसा मानसिक कारण तो आजकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और फिर फ्रस्ट्रेशन है लाइफ में, एंगर है, एंग्जाइटी है, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है। अभी आप लोग ही देखिए कि महंगाई कितना बढ़ रहा है, तो सब लोगों को घर लेना चाहिए, फ्लैट चाहिए, और उसके बाद में ईएमआई भरना है, न्यूक्लियर फैमिली में रहना है, समाज मतलब कुटुंबिक जो ये रहता है, एक सामूहिक फैमिली के रूप में रहना है, वैसा आजकल का संकल्पना ही चला गया है। फिर जो लोग गांव से शहरों की तरफ आने लगे हैं, तो हर जगह फिर मारा मारी है बहुत ज्यादा। तो उसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कोई भी आईटी सेक्टर में देखिए, कोई भी जगह पे एक आवेदन आता है, तो मतलब एक नौकरी का पद निकलता है, तो इतने सारे हजारों लोग आ जाते हैं, और वहां पर टिके रहने के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आजकल ना स्ट्रेस बहुत है लाइफ में, सभी लोग को स्ट्रेस है। तो फिर इसी तरह से मानस दृष्टि से अगर हम लोग देखते हैं, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आते हैं जो वंध्यत्व का कारण हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी का कारण हो सकते हैं। जैसे कि इनफर्टिलिटी ड्यू टू एंग्जाइटी, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, व्याकुलता है, लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानी है, रात रात भर नींद नहीं आती है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, डिप्रेशन है। तो और डिप्रेशन की तुलना ना अपने जो अपने मॉडर्न जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े दिग्गज लोग, वो बोलते हैं कि कैंसर जैसा है। डिप्रेशन किसी को रहता है ना, तो वो बहुत ज्यादा नैराश्य रहता है। और ऐसे बोलते हैं कि विषादो रोग वर्धनम श्रेष्ठ, विषाद है वह रोग बढ़ाने में श्रेष्ठ है। मॉडर्न साइंस भी ऐसा मानता है कि अगर हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहे, डिप्रेशन में रहे, तो बॉडी से कैटाकोलामाइंस और निगेटिव हार्मोन्स बहुत सारे सिक्रिएट होते हैं, जो हमारे पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। ऐसे केमिकल सिक्रिएट होते हैं जो हमारी कार्य क्षमता को बिगाड़ देते हैं, हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। तो इसी में, और हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस करते हैं, हमारा पाचन क्रिया को इम्बैलेंस करते हैं। और इसी को आयुर्वेद बोलता है, यह पित्त धरा कला से मज्जा धरा कला। अगर मज्जा धरा कला में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आएगा, तो उसका इफेक्ट जरूर पित्त धरा कला पे आएगा, ऐसा मानते हैं। इसी तरह से हम लोग कभी कभी ये होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी बढ़ रहे हैं, उसके वजह से भी इनफर्टिलिटी हो रही है। जो लोग जैसे लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, और फिर वो लोग बार बार मल्टीपल अबॉर्शन करा दिए, और उसमें भी डिप्रेशन आता है। अगर ब्रेकअप हो गया तो डिप्रेशन आता है। अब डिप्रेशन जो है, इसका जो अवसाद है, उसका कौन से स्रोत पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है? तो अगर हम लोग ऐसे देखते हैं ना, तो सबसे ज्यादा तो मनोभाव संज्ञा व स्रोत पे इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। सबसे मेन रसव स्रोतस पे इसका इफेक्ट होता है। चिंत्यात अति चिंतनात्, रसव स्रोतस की दृष्टि में ऐसा हेतु बताए कि चिंता ज्यादा करना और चिंता पे अति अति चिंता करना, यह जो है वह रस धातु को विकृत करता है, रस वह स्रोतस की दृष्टि करता है। उसका इफेक्ट रक्त वह स्रोतस पे भी आता है, मांस वह पे भी आता है, मेदो वह पे भी आता है, फिर अस्थि वह पे भी आता है, मज्जा वह पे भी आता है, और शुक्र वह तक इसका जो दृष्टि है वह शुक्र धातु बीज तक वहां उसका ये हो जाता है। तो डिप्रेशन इतना डेंजरस है, तो आजकल वही सब बढ़ रहा है, और यह कारण हमें देखना चाहिए। और दूसरा हम लोग आयुर्वेद में देखते हैं, विमान स्थल में बताया, काम अशोक भयाद वायु, काम से, शोक से, भय से अगर वो चीज पूरा नहीं हो पा रहा है, जो एक्सपेक्टेशन है, तो उसकी वजह से वायु का प्रकोप बहुत ज्यादा हो जाता है। और वायु का प्रकोप, क्रोधात पित्तम, क्रोध से पित्त का दृष्टि हो जाता है। तो ये सारे कारण जो है, या इनफर्टिलिटी के कारण होते ही होते हैं। अब क्या है कि शादी होने के बाद में लोग क्या करते हैं कि शादी हो गया, नए कपल हैं, तो अभी तो बच्चा नहीं चाहिए, हमें हमें 1-2 साल तक तो वेट करना है। पहले करियर होना चाहिए, पूरा सेटल होना चाहिए, फिर पैसा आना चाहिए, फिर मानसिक दृष्टि से भी सेटल होना चाहिए, तभी हम लोग प्रेगनेंसी का सोचेंगे, ऐसा सोचते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि शुरुआत में ना ये जब मन में रहता है, तो वो लोग ट्राई ही नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो वो मतलब ऐसा करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं कि अभी बच्चा नहीं चाहिए। आजकल ऐसा हो गया है वातावरण। उसी तरह से रहन सहन बदल गया है, परफ्यूम लगा के, परफ्यूम का जो कॉस्मेटिक जो सारी चीजें होती है ना, उसका इफेक्ट, या कोल्ड ड्रिंक्स का ज्यादा इफेक्ट, सिगरेट और शराब का इफेक्ट, पुरुष और फीमेल मतलब पुरुष और स्त्री, इन दोनों के स्वास्थ्य पे पड़ता है, और उसका इफेक्ट तो जरूर अपने इनफर्टिलिटी को कारण होता ही है। इसी तरह से जीवन शैली ऐसा हो गया है, रात रात भर लोग मोबाइल में रहते हैं, व्हाट्सएप है, क्योंकि आजकल का दुनिया ऐसा है। उसी तरह से ऐसी आदतें भी रहती है कि लेट तक उठना है, फिर उसके बाद में मतलब बहुत सारा विकृत चीज आ गया है। ये सब तो आप लोगों को मालूम ही है। आहार और विहार ये सब विकृत हो गया है। खाना खाना है तो घर में खाना नहीं बनना है, बाहर चलो रेस्टोरेंट में खा लो, वहां का खाओ, और बहुत ज्यादा हैवी खाओ, अग्नि को उपहत करने वाली सारी चीजें, उल्टा पुल्टा चीजें खाई जाती है। उसके बाद में छुट्टियां नहीं मिलती है, छुट्टियां मिलती है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है। तो मतलब ये जो रहता है ना, ये वर्कलोड इतना ज्यादा रहता है, फिर शिक्षण के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से,
कभी बाहर जाने का, फॉरेन जाने का, ये मतलब बहुत सारे ऐसे चीजें रहती है ना जो स्ट्रेस देती है बहुत ज्यादा लाइफ में। उसी तरह से जब तब बच्चा नहीं हो रहा है तब तो और स्ट्रेस बढ़ने लगता है। फिर उसके बाद में जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि फीमेल पार्टनर को पीसीओडी है, मतलब पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, या फिर उसको इरेगुलर मेंसेस आ रहे हैं। और इरेगुलर मेंसेस आने का यही कारण है कि रसवस स्त्रोत की दृष्टि हो रही है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, इरेगुलर मेंसेस आ रहे हैं, डिसमेनोरिया हो रहा है, स्कैंटी मेंसेस आ रहे हैं, क्लॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारे ये विकृति, मेटोरेजिया हो रहा है, मेनोरेजिया हो रहा है, बहुत सारी विकृतियां सब ये रसवस स्त्रोत की दृष्टि से ही ये सब चीजें होने लगती है। उसके बाद में फिर क्या होता है कि ये सबको करेक्ट करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, मेंसेस लाने के लिए दवाइयाँ खिलाया जाता है, मतलब आर्टिफिशियल सब जो ये केमिकल दवाइयाँ हैं एलोपैथी की वह सब खिलाया जाता है कि मेंसेस आ जाए। फिर फॉलिकुलर स्टडी होता है, बहुत सारा इतने सारे टेस्ट होते हैं, और उसके बाद भी बच्चा नहीं होता है तो एक ना एक गिल्ट का फीलिंग होता है, मतलब अपराधीपना कि हमको बच्चे नहीं हो रहे, हम लोगों ने कोई तो गुनाह किया है। वो क्या गुनाह किया यह नहीं पता होता है, लेकिन और उसके बाद में फिर डॉक्टर्स लोग भी बोलते हैं आपने बहुत ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाया, तो उससे और ज्यादा गिल्ट फीलिंग होने लगता है। और इसका जितना गिल्ट फीलिंग होगा माइंड पे, गिल्ट फीलिंग होगा उतना निगेटिव हार्मोन सिक्रेट होंगे, और उसका इफेक्ट होगा कि वह और रसवा स्त्रोत की दृष्टि करेगा, रक्तवा की दृष्टि करेगा, जितना गिल्ट फीलिंग होगा। उसी तरह से मेंसेस को आगे या पीछे ढकेलने का जो किया जाता है, जैसे कि हमारे ऑफिस में बहुत कुछ तो काम है तो मेंसेस को आगे ढकेल दिया जाए या पीछे कर दिया जाए, तो आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि वेगान न धारियत न विदीरियत, वेगान न धारियत न उदीरियत, मतलब वेगों को न धारण करना है और न जबरदस्ती निकालना है। तो अगर हम लोग वेगों को जबरदस्ती निकाल रहे हैं या रोक रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं मेंसेस को, वो भी केमिकल से, तो उसका इफेक्ट तो जरूर होगा, वायु का प्रकोप होगा, और पूरा जो ये आर्तव चक्र है उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो नेचुरल है उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो जरूर उसका इफेक्ट इनफर्टिलिटी में तो आते ही आता है। और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाने वाले लोगों को देखिएगा, जो लोग बहुत सालों से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा रहे हैं, उसका साइड इफेक्ट से इनफर्टिलिटी 100% आती है। और वो जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होता है उसमें लिखा होता है कि इसका क्या क्या साइड इफेक्ट है, तब भी ध्यान में न देके उसका प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से कभी कभी जानबूझ के या अनजाने में मिस कैरेज होना, एबॉर्शन होना, तो एक तो शारीरिक रूप से उसका दुष्परिणाम होता है, और दूसरा जो जानबूझ के कि अभी अनवांटेड प्रेगनेंसी है, अभी तो नहीं चाहिए था, उसके लिए मेडिसिन खाया जाता है या एबॉर्शन कराया जाता है एमटीपी एक्ट के हिसाब से, तो वह भी मानसिक रूप से जरूर आघात पहुंचाता है, और उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह से अनियमित मेंसेस का जो साइकिल है वह रहना, और खाने पीने का जो गड़बड़ी है कि चाट मसाला खाना है, बाहर का पानी पूरी खाना है, हमें वही चीज खाना है जो ज्यादा शरीर को नुकसान देता है लेकिन खाने में टेस्टी रहता है। उसी तरह से वजन बढ़ता है। आजकल जितना वर्किंग लेडीज है ना, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अपेक्षा में अगर देखा जाए जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं उनसे ज्यादा जो बड़े बड़े आईटी सेक्टर में लोग हैं उनका ना वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है। इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा हो रहा है। डिप्रेशन आता है तो बहुत ज्यादा खा लो, बहुत ज्यादा खा लो, तो इसके वजह से भी और ये इनफर्टिलिटी का ये भी हेतु है। उसी तरह से एक्सरसाइज ना होना, कार में बैठ के जाओ, कार में पिकअप के लिए कार आती है, जाओ और आओ, और नाइट शिफ्ट होना, ये सारा चीज है ना, टाइम पे नहीं सोना है, टाइम पे नहीं उठना है, ये मानसिक भी इसमें एक हेतु रहता है और शारीरिक भी ये हेतु रहता है। ये सब जो कंटिन्यू ये सब किया जाता है ना, तो जब इनफर्टिलिटी हो जाती है तो ये सब के बारे में कोई भी सोचता है, समझता है, तो खुद को ही लगता है कि हमारा लाइफस्टाइल ही बेकार है, तो अपराधीपना मतलब गिल्ट फीलिंग बहुत ज्यादा होती है, इतना ज्यादा गिल्ट फीलिंग होती है, और उससे बाहर कैसे आए इसका कोई रास्ता नहीं मिल पाता है, क्योंकि बॉडी में इतना ज्यादा दुष्टि हो चुका होता है। अगर वो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास है तो आयुर्वेदिक डॉक्टर तो उनको पूरा शरीर का शुद्धि कर सकते हैं, जैसे वमन करा दे, विरेचन करा दे, बस्ती करा दे, नस्य करा दे, रक्त मोक्षण करा दे, ये पूरा बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन, क्लिनजिंग हो जाता है। ये आयुर्वेदिक डॉक्टर ही कर सकते हैं। एलोपैथी में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि स्त्रोतस की शुद्धि कर देना है, शिरोधारा करना है, नस्य करना है, रक्त मोक्षण करना है, ये एलोपैथी में है ही नहीं कि बॉडी को क्लीन करने के लिए कुछ दवाई हो। वो बस हार्मोन थेरेपी, आयरन और ये कैल्शियम यही सब बस देते हैं उनके बॉडी। अब बॉडी में कुछ ना कुछ इफेक्ट डिफेक्ट आ रहा है, जैसे कि वेट बढ़ रहा है, तो वेट जो मोटी लोग रहती हैं, लड़कियां जो रहती है जो बहुत ज्यादा ओवर वेट रहती है, उनको हर समय कुछ ना कुछ गिल्ट फीलिंग होता है अगर उनको बच्चे नहीं हो रहे थे। इसका इफेक्ट भी इनफर्टिलिटी पे जरूर आता है। इसी तरह से दूसरा स्टेप आता है डिप्रेशन।
बहुत ज्यादा आजकल लाइफ में बहुत ज्यादा डिप्रेशन रहता है, क्योंकि ना लोग ना टाइम, आजकल क्या एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है। आप टाइम्स ऑफ इंडिया में, इंडियन एक्सप्रेस में देखेंगे कि अपना, वो लोग ऐसे आईवीएफ सेंटर का जो ये करते हैं कि अपना एग जो है ना उसको आप फ्रीज करके रख दीजिए। जब आपको प्रेगनेंसी चाहिए होगा तो वो जो है आपका आपका ही एग है, उसको फ्रीज करने का चार्जेस रहता है। वही एग को आप ये करके आईवीएफ करके और फिर आप इम्प्लांट करके कर दीजिएगा। और अभी तो नहीं चाहिए, अभी करियर बनाना है। तो अगर उस टाइम पे संतान उत्पन्न नहीं होती है तो बॉडी में कुछ ना कुछ इम्बैलेंस होता है और वो डिप्रेशन का कारण होता है। भले आप बाद में वो फ्रीज करके रखिए, या टाइम पे जो होना चाहिए संतान वह नहीं होना, या शादी नहीं हो रहा है टाइम पे, या फिर शादी का टाइम निकल गया है, कुछ ना कुछ ऐसे कारण होते हैं, कुंडली मैच नहीं हो रहा है, ये सारे कारण होते हैं ना, तो उसकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है। करियर में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो वो डिप्रेशन होता है। आर्थिक रूप से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, फाइनेंशियल ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहता है, फिर करियर में कुछ रहता है, तो डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उसी तरह से टेस्ट बहुत ज्यादा कराए जाते हैं, या ये टेस्ट, हार्मोन टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, उसके बाद में डीएनसी कराया जाता है, और उसके बाद में मेडिसिन खिलाया जाता है हॉर्मोन्स का कि साइकिल शुरू हो जाए। और फिर कभी कभी अनओव्यूलेटरी साइकिल शुरू हो जाता है, हार्मोन एएमएच लेवल कम हो जाता है। ये सब के बाद भी बहुत पैसा खर्चा हो गया, आईवीएफ कराया, आईयूआई कराया, उसके बाद भी बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो फिर इसकी वजह से डिप्रेशन बहुत ज्यादा आ जाता है, और यह इनफर्टिलिटी को और ज्यादा बढ़ाता है। इनफर्टिलिटी का ये मेन हेतु है डिप्रेशन। उसी तरह से पति पत्नी में भी बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं। कभी कभी जो मैरिटल रिलेशनशिप रहता है वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है, एक दूसरे से बात करना नहीं चाहते हैं। अब ये भी कारण होता है इनफर्टिलिटी के वजह से डिप्रेशन आ रहा है और झगड़े हो रहे हैं, और झगड़े हो रहे हैं उसके वजह से इनफर्टिलिटी और बढ़ रही है। मतलब ये जो भी है ना, ये स्ट्रेस इतना ज्यादा जो बढ़ रहा है, यह डिप्रेशन जो है यह इनफर्टिलिटी का एक हेतु है। हम लोग अब चिकित्सा पे भी देखेंगे, मैं सारे हेतु बता रहा हूँ। इसी तरह से वैवाहिक संबंध भी सुरक्षित नहीं है आजकल। मेरे पास एक कल ये आईटी के ये प्रोफेशनल जो मैनेजर है, वो मुझे बता रहे थे कि सर मेरे ऑफिस में क्या है, ग्लैमर वर्ल्ड और आईटी के सेक्टर में ऐसे है कि सब लोग ना आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है वह हमें थोड़ा फेवर करे। तो एक लड़की आई, उसने मेरे, वो दिखने में भी बहुत सुंदर थी, उसने मुझे 7,000 का गिफ्ट दिया। तो मैंने कहा मैं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। फिर वो मुझे कुछ ना कुछ ऐसे ये करने लगे। मतलब ये जो है ना, करियर में आगे बढ़ना है, और फिर क्या होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होना, ये बहुत सारा चीज बढ़ रहा है। इसकी वजह से डिप्रेशन बहुत ज्यादा आ रहा है लाइफ में, और यह बाद में फिर गिल्ट फीलिंग होता है, फिर डिप्रेशन आता है कि पहले तो सब कुछ कर लिया किसी और के साथ, और उसके बाद में अपने पति के साथ जब करना चाह रहे हैं तो हो ही नहीं पा रहा है। ये जो रहता है ना डिप्रेशन, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, मर्यादा जो है वह लांग ली जाती है, और मतलब वो मर्यादा में नहीं रहा जाता है, उसकी वजह से डिप्रेशन रहता है। खुद की गलती रहती है या कभी किसी और की गलती रहती है, किसी को आप चांस देंगे कि आप कुछ भी कर लो, तो फिर वह उसकी वजह से भी डिप्रेशन आता है। उसी तरह से पुरुषों में जो नैराश्यता है, पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा ये डिप्रेशन आ रहा है। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि केवल डिप्रेशन स्त्रियों में है, पुरुषों में ज्यादा आ रहा है। क्योंकि हर चीज में अगर देखें कि मतलब शादी के लिए अगर देखना है तो लड़की अच्छा मिलना चाहिए, करियर में वहां टिके रहना है। अब क्या है कि मेरे को एक कल सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसे बोले कि सर अभी मेरे को ना 24 lakhs का पैकेज है साल का। वो बहुत बड़े आईटी कंपनी में 24 lakhs का पैकेज है, मतलब 2 लाख पर महीना, पर मंथ ऐसा पैकेज है। लेकिन मुझे वहां टिके रहने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि कंपनी जो है वो हाथी पे इतना खर्चा क्यों करे, मतलब उसके बदले हमें फ्रेशर को रख ले। तो हमें बहुत ज्यादा अपने आप को वहां टिकाए रखने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, बहुत ज्यादा वर्कलोड रहता है। अगर हम वो काम नहीं कर पाते हैं टारगेट का, और वो मतलब जो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है वो नहीं कर पाते हैं, तो हमें कभी भी निकाल दिया जाता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इसीलिए पुरुषों में बहुत ज्यादा ये स्ट्रेस है। और वो जो मेरे पेशेंट आ रहे हैं ना, उनको स्ट्रेस की वजह से बैठे रहना पड़ता था, 15-15 घंटे लैपटॉप पे काम करना पड़ रहा है, और उसकी वजह से रेक्टल एब्सेस हो गया है। मतलब वहां से मतलब एब्सेस मतलब आप लोगों को मालूम है, विद्रदी हो जाता है, तो खून आता है, और हमेशा अंदर के साइड में रेक्टम में पेन हो रहा है, सूजन है, विद्रदी हो गया है, और पस आता है, और उसके बाद म्यूकस आता है, और इतना ज्यादा तकलीफ हो रहा है। एलोपैथी के पास गए तो उन्होंने बहुत सारा इलाज किया, बहुत सारे मतलब सर्जरी वगैरह किया। एक तो ऐसे ही और आईटी प्रोफेशनल मेरे पास आए थे, उनको रेक्टल एब्सेस के लिए 50 टाइम्स ऑपरेशन किया गया।
मतलब वहां पे प्रोक्टोस्कोप डाल के और फिर अलग अलग तरह के उनका सर्जरी हुआ, क्षार सूत्र भी कराया, लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रेस है कि 50 बार भी ऑपरेशन करने के बाद वो फट जाता है, रेक्टल एब्सेस बार बार हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये भगंदर, फिर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबको हो रहा है, लेकिन बैठे रहने का काम और खाते रहो लैपटॉप पे काम करते रहो, खाते रहो लैपटॉप पे काम करते रहो, स्ट्रेस भी इतना ज्यादा है, उसका पाक भी नहीं हो रहा है, जो खाया पिया है वो पच नहीं रहा है, और फिर उसके बाद में घूमना फिरना नहीं, एक्सरसाइज नहीं, और बॉटल का पानी गट 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 पी लो, कोल्ड ड्रिंक्स पी लो। आईटी में तो यही सब रहते हैं ना, एसी में रहो बहुत सारा, ऐसा लाइफस्टाइल ही है। 2 लाख अगर कोई पेमेंट देगा कंपनी, तो काम कितना करवा करेगा? वो बोलते हैं कि हमारा दिमाग है ना पूरा निचोड़ लेते हैं, वो पूरा मज्जा करना, स्नेहांश पूरा खींच जाता है पूरा। तो हमारा सोशल लाइफ तो कुछ है ही नहीं, सैटरडे संडे वाइफ के साथ घूमने जाते हैं, बस हो गया, बस खत्म, आके सो जाओ, इतना थक जाते हैं हम। तो ये सबसे पुरुषों में जो नैराश्यता जो है, डिप्रेशन है, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसी तरह से हार्मोनली जो है ना, जब ये लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है सभी का, मैं किसी एक प्रोफेशन का नहीं बोल रहा हूँ, मैं हर प्रोफेशन बोल रहा हूँ, भले वो टीचिंग लाइन हो, वो नर्सिंग लाइन हो, मेडिकल लाइन हो, डॉक्टर्स का तो लाइफ बहुत ही बेकार होता है, डॉक्टर का लाइन हो, पुलिस का लाइन हो, पुलिस में आप लोग देखिए कि कितना स्ट्रेस रहता है, हर समय बंदोबस्त में बिजी रहते हैं, डिफेंस का लाइन हो, बिजनेस का हो, बिजनेस में तो अभी देखिए पूरा कोरोना काल में इतना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ गया। तो अब क्या है, या तो आप गलत काम करिए और पैसा कमा के एंजॉय करिए, या फिर गोल्डन स्पून में जो जैसे भारत के राजकुमार हैं, वैसे आपके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है, आप आराम से जियो, ऐश करो। लेकिन सब लोग तो ऐसा नहीं है, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, और एकदम बहुत सारे गरीब लोग, इन सब में तो नैराश्यता बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि आजकल का लाइफ ही ऐसा हो गया है। इसकी वजह से क्या होता है ना कि हार्मोन है पूरे बॉडी में, वह मेल के हार्मोन भी बिगड़ रहे हैं, फीमेल के भी हार्मोन बिगड़ रहे हैं। उसी तरह से किसी और का हम लोग ईर्ष्या भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कि उसका प्रेगनेंसी हो गया, हमारा नहीं हुआ, उसका प्रेगनेंसी हो गया, ये हो रहा है बहुत ज्यादा। उसी तरह से अंधविश्वास भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कि हम ना वहां जाएंगे, शनि शिंगणापुर जाएंगे, शिरडी के बाबा के पास जाएंगे तो हमारा बच्चा हो जाएगा, हम उस बाबा के पास जाएंगे, हम उसके पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे, ये टोटका कर लेंगे, ये पूजा पाठ कर लेंगे। अंधविश्वास भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और वो सब जब करने के बाद भी संतान नहीं हो रही है तो और डिप्रेशन बढ़ रहा है। ये सारा मैंने कारण बताया, एक तो गिल्ट बताया, दूसरा मैंने डिप्रेशन बताया, और बहुत सारे उदाहरण देके बताया। तीसरा है एंगर। लाइफ में क्या होता है ना कि लाइफ में जो चीज अचीव करना है वह चीज नहीं हो पा रहा है, तो एक एंगर जो होता है वो एक्टिव एंगर होता है, एक पैसिव एंगर होता है। मतलब एक्टिव एंगर हम तुरंत व्यक्त कर देते हैं, एक होता है पैसिव एंगर जो अंदर ही अंदर मन ही मन में रहता है, हमें लाइफ में बहुत आगे बढ़ना था, हम वो कर नहीं पाए, और खुद से गुस्सा रहता है, और समाज से गुस्सा रहता है, अपने पेरेंट्स से गुस्सा रहता है, अपने कलीग से गुस्सा रहता है, अपने बॉस से गुस्सा रहता है। वो एंगर में जो रहते हैं ना, उससे रक्तवस स्रोतस दुष्ट होता है, क्योंकि क्रोधात पित्तम, पित्त प्रकोपित होगा, बॉडी का मेटाबॉलिज्म को गड़बड़ करेगा, और वह रक्त धातु को दूषित करता है। उसी तरह से कभी कभी क्या होता है कि किसी को संतान हुए और किसी को नहीं संतान है, जिसको नहीं संतान है वो अगर देखते हैं कि उसके संतान हो गए, मेरी जो फ्रेंड है उसको संतान हो गए, तो उसको वो उसका परिवार हंसता दिखता देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ईर्ष्या की वजह से बहुत ज्यादा वो कुढ़ती रहती है, अंदर अंदर कुढ़ना जो बोलते हैं, उससे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। उसी तरह से कोई भी बात को पकड़ के वहीं पे रहना, कोई लाइफ में ऐसा सिचुएशन आया कि कुछ गलत हो गया किसी के साथ में, उसकी गलती नहीं थी, उसके हिसाब से वो सही है, लेकिन कुछ गलत हो गया, तो जो एक होता है ऑब्सेसिव डिसऑर्डर, मतलब वही पकड़ के वही चीज सोचना कि यही क्यों हुआ मेरे साथ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने तो ये कुछ नहीं किया था, ऐसा जो इससे क्रोध आता है, इंसान अंदर अंदर क्रोध में रहता है। इसी तरह से अब कुछ लोगों को कैसे रहता है कि माता पिता भी है ना, तो एक माता पिता है, अगर उनके 5 बच्चे हैं, तो कुछ कुछ माता पिता जो ऐसे रहते हैं ना, पांचों बच्चों को प्यार नहीं कर पाते हैं, किसी को ज्यादा प्यार करते हैं, किसी को कम प्यार कर पाते हैं। मेरी एक मैडम थी कॉलेज में, तो वो हमेशा बोलती थी कि हम लोग 5 भाई बहन थे, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी भी केयर नहीं किया, मुझे प्यार नहीं किया, तो मेरे मन में अंदर ही अंदर क्रोध है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्यों नहीं प्यार किया जो मेरी बड़ी बहन को किया, मेरे भाई को किया। तो एक तरह का क्रोध है। ये क्रोध अगर बहुत ज्यादा एग्जैगरेट हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो इसके वजह से भी इनफर्टिलिटी पे इफेक्ट होता है। क्रोधात पित्तम जब बताया ना कि पित्त की दुष्टि करता है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसी तरह से क्या होता है कि कभी कभी गुस्सा इतना आता है अपने लाइफ पार्टनर से,
तो उसके वजह से क्रोध में कोई कोई एबॉर्शन करा देता है, और एबॉर्शन कराने के बाद फिर उसको इनफर्टिलिटी रहता है, ये भी एक कारण होता है। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, तो उनको एक बेटी थी, तो उन्होंने, और उस टाइम पे चेक, मतलब पैसा देके सोनोग्राफी करके चेक करके वो हो जाता था कि सेक्स डिटर्मिनेशन, अभी तो एकदम बैन है पीसीपी एनडीटी एक्ट। तो उन्होंने क्या किया कि अपने पति को बता दिया कि मैं अभी, मेरी बेटी है, तो उन्होंने अपने माँ को बता दिया। अब सासू माँ ने इतना टॉर्चर किया, उसने जाके तुरंत एबॉर्शन कराया, ऐसे करके 10 बार एबॉर्शन करा दिया, 10 बार उसको बेटी ही हो रही थी। और उसके बाद उसने इतना ट्राई किया, मतलब 12 साल तक तो उसने एबॉर्शन कराया, हर साल में वो प्रेग्नेंट होती थी, फिर बार बार वो कर रही थी, इतना एबॉर्शन एबॉर्शन एबॉर्शन, मल्टीपल एबॉर्शन करा के एक तरह से ये तो वायु का दुष्टि ही हो रहा है। एबॉर्शन कराओ, फिर डीएनसी कराओ, साफ कराओ, फिर उसके बाद में हार्मोन्स खाओ, फिर प्रेग्नेंट होने का करो, ऐसे 12 साल किया। उसके बाद में उसको फिर 10 साल तक बच्चे ही नहीं हो रहे थे, बच्चे ही नहीं हो रहे थे। तो ये जो है ना एबॉर्शन का हिस्ट्री, और इससे क्रोध भी बहुत ज्यादा रहता है कि मेरी क्या गलती है इसमें, ये सब हेतु रहता है ना, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसी तरह से खुद कुछ लोग जो रहते हैं लो एस्टीम, अपने बारे में उनको ना इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा रहता है कि मेरा आयुष्य जो है वो व्यर्थ है, मैं तो कुछ काम का नहीं हूं, मैं निकम्मा हूं। लोग भी उसके दिमाग में ऐसा भर देते हैं। इस पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ है कि मतलब पेड़ पौधे जो है ना, उनके उनको भी निगेटिव चीजें अगर बोल दिया जाए ना तो उसके पे इफेक्ट होता है। दो पेड़ थे, दोनों फल वाले मैंगो ट्री थे। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक पेड़ के पास जाके हर समय सब लोगों को बोला गया कि आप जाके बोलो कि तू बेकार है, तू निकम्मा है, तू कोई कुछ काम का नहीं है। और एक पेड़ को बहुत ज्यादा प्रेज करो कि तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तेरे पास इतने फल है, ऐसे वो लोग किए। तो जो पेड़ को निगेटिव निगेटिव बातें बोलते थे ना, वो पेड़ पूरा सूख के वो एकदम डेड हो गया। और जिसको बार बार बोलते थे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो और ज्यादा फलदार हो गया। इसी तरह से कभी कभी कंपनी में, कभी कभी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में किसी का चेहरा अच्छा नहीं है, कोई कोई आप लोगों ने देखा होगा, कोई लड़कियां हैं उनको चेहरे पे पिंपल्स है, उतना सौंदर्यता नहीं है, या पुरुष भी है तो काला है या मोटा है या देखने में कुछ अजीब है, तो उसको बार बार लोग ना थोड़ा इंफीरियर रखते हैं, उसको आगे नहीं बढ़ाने देते। पहले तो ये कास्ट में होता था कि बड़ी जाति लोग को आगे बढ़ाओ और दूसरी जाति को नीचे करो, लेकिन ये भी जो रहता है ना इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स, ये भी इनफर्टिलिटी का कारण होता है। वो लोग ये सोचते हैं, इतना निराश हो जाते हैं कि मैं क्यों जीवन जी रहा हूँ, मुझे इससे क्या फायदा होगा। उसी तरह से क्या होता है कि फिर वो शादी हो जाता है, फिर उनको बच्चे नहीं होते, तो उनको और गिल्ट फील होता है कि मुझ में नपुंसकता है क्या। और लोग भी उसको बोलते हैं पुरुष को कि नपुंसक है, इसकी वाइफ जो है वो बांझ है, इनको बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे। फिर रात रात भर नींद नहीं आती है, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे रहते हैं, सूनापन रहता है बहुत ज्यादा। ये सारे ऐसे अगर हम लोग देखें ना तो बहुत सारे कारण हैं जो इसकी वजह से, और वो भी मानसिक कारण है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी आ जाता है। उसी तरह से कुछ लोग को ना अपना इमेज को अच्छा रखना है, टिका के रखना है, और वह चीज नहीं हो पाता है और बहुत ज्यादा निगेटिविटी आती है, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाता है। कभी कभी रिश्तेदार कुछ ऐसे बात कर लेते हैं, तो उसका वजह से बहुत ज्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, रिश्तेदारों की वजह से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो वो भी एक कारण हो जाता है। कभी कभी बहुत दिन तक अगर कोई बीमार है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तो उसके वजह से भी इनफर्टिलिटी हो जाता है। बहुत सारे टेस्ट करा लिया, इंजेक्शन ले लिया, और किसी को उल्टी आ रहा है, नौशिया हो रहा है, भूख नहीं लग रहा है, इसकी वजह से मल्टीपल डिप्रेशन जो आ रहा है, बार बार डिप्रेशन है, उसकी वजह से हो जाता है। कभी कभी आर्थिक हानि इतना होती है, आईवीएफ कराया, 10 बार आईवीएफ कराया, इक्सी कराया, और उसके बाद भी बच्चे नहीं हो रहे, तो ये नैराश्यता बहुत ज्यादा आती है। एक्सपेक्टेशन जो रहती है, सॉरी, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहती है और वो पूरा नहीं हो पा रहा है, इसके वजह से भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन आ जाता है। तो ये सबको जान के हमारे पास जब पेशेंट आते हैं ना, तो हमें पूरा हेतु समझना चाहिए। मेल पार्टनर को भी बैठाना चाहिए, फीमेल पार्टनर को भी बैठाना चाहिए, साथ में बैठा के पूरा उनका मतलब उसमें टाइम लगता है। आप लोग साइकेट्रिक जो है ना उनके पास जाके देखेंगे तो वो लोग 10-10 घंटे तक हिस्ट्री लेते हैं, एक दिन में नहीं होता है, एक सेशन में 1 घंटा 2 घंटा अलग अलग सेशन होते हैं। और उसमें उसमें वो ना पूरा हिस्ट्री लेते हैं कि बचपन में आपका बचपन कैसा बीता, उसके बाद में आपका रिलेशन कैसा है, वो साइकेट्रिक। इसी तरह से आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को भी ना पूरा उनका हिस्ट्री लेना चाहिए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से क्या क्या चेंजेस हुए, क्या हेतु है, इनफर्टिलिटी क्यों हो रहा है, इसको सब अगर हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद में हमें ये देखना है काम शोक भयाद वायु ये है कि नहीं है, उसके बाद में क्रोधात पित्तम ये है कि नहीं है। उसके हिसाब से हमें मानसिक कारणों को निकाल के इकट्ठा करना चाहिए। डिप्रेशन कितना है,
घर में रिश्ता कैसा है उनका, मतलब घर में लड़ाई झगड़े वाला माहौल है क्या। फिर कुछ लोगों को दूसरे का देख के बहुत ज्यादा कूड़ने की वो रहती है, संशय करने का, डाउटफुल रहना है लाइफ में बहुत ज्यादा ना, किसी पे विश्वास नहीं होना, आत्मग्लानि है क्या, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उस पर पूरा रिसर्च करना चाहिए हमें, हर पेशेंट को अगर हमें ठीक करना है। उसके बाद में फिर चिकित्सा आता है। तो इसमें दैव व्यापाश्रय चिकित्सा, युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा, अलग अलग चिकित्सा आते हैं। और मानस शास्त्र जो है आयुर्वेद का, ये बहुत ही अलग है। उसमें बोला है धी धैर्यात्मादि विज्ञानम, मतलब धैर्य रखना चाहिए, बुद्धि का उपयोग कराना है, सत्वावजय चिकित्सा करना है। ऐसे हमें काउंसलिंग काउंसलिंग बहुत अच्छे से करना है अपने पेशेंट का, कि कोई बात नहीं, आपका सब अच्छा हो जाएगा। क्योंकि ना अगर कोई दुख में है ना, आपने दो शब्द मीठे शब्द बोल दिए ना, तो वो पेशेंट का दुख थोड़ा कम हो जाता है। उसकी बात सुनना चाहिए कि उसको क्या प्रॉब्लम है, वो अंदर का सारा दुख है वो निकल जाता है। उसके बाद में हमें चिकित्सा करना है। तो उन्माद और अपस्मार में जो दवाइयां बताई हैं, जैसे कि वमन कराना है, विरेचन कराना है, पूरा बीज शुद्धि जो होता है, बीज संस्कार वह करना है, और ऋतु क्षेत्रम बीजानम ये जो बताया है वह स्टेप हमें देखना है। तो हमें पूरा शरीर और मन, मन का रज और तम निकालना बहुत जरूरी होता है। केवल मैं मन के बारे में बता रहा हूँ। तो हमें ना क्या करना है कि मानसिक रूप से उसको आश्वासन देना है। उसके बाद में उसको ना संगीत में, जहाँ पे जो जिसको जो इंटरेस्ट है संगीत में, उसको भेजना है कि वो आप गाने सुनिए। फिर उसके बाद में बहुत सारे मंत्र वगैरह देना है, ओंकार का जप बोलना है। अब बहुत सारे मतलब ऐसे किसी ना किसी तरह से माइंड को डाइवर्ट करना है वहां से। ये चिकित्सा हो गया। दूसरा, उन्माद अपस्मार में महाकल्याण घृत बताया, ब्राह्मी घृत बताया है, महापंचगव्य घृत बताया है, महापैशाचिक घृत बताया है, वह खाने के लिए देना चाहिए। ब्राह्मी वटी देना चाहिए, मानस मित्र गुटिका देना चाहिए। जिस मतलब हमें मन का रज और तम को शुद्ध करना है पूरा, और मन को सात्विक करना है। फिर वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण ये करना है। कभी कभी शिरो विरेचन देना पड़ता है, कभी कभी बृहण नस्य देना पड़ता है, कभी कभी हमें शमन नस्य देना पड़ता है, कभी कभी मेध्य दवाइयां देनी पड़ती है। तो जब हम इस तरह से जब चिकित्सा, पंचामृत लोग उगुल देना पड़ता है, स्मृति सागर रस देना पड़ता है, ब्राह्मी वटी देना पड़ता है, मतलब ऐसे बहुत सारे आप लोगों को सब मेद्य दवाइयां मालूम है। उन्माद गज केसरी रस देना पड़ता है, स्मृति सागर रस, सारस्वत चूर्ण, ज्येष्ठ मध, शंख पुष्पी, ब्राह्मी, ऐसे बहुत सारी दवाइयां देते हैं, शरीर को शुद्ध करते हैं, रक्त मोक्षण करते हैं। एक तरह से ये उन्माद प्री उन्माद ऐसे समझ के, और उन्माद में भी देखें तो वातज उन्माद है, पित्तज उन्माद है, कफज उन्माद, किस तरफ वो जा रहे हैं। वो पेशेंट सिजोफ्रेनिक है ऐसा नहीं है, लेकिन किस तरफ कौन से दोषों का डोमिनेंस है, उस हिसाब से जब चिकित्सा करते हैं उसका इफेक्ट जरूर ये आता है कि वो पेशेंट, क्योंकि हम मन पे काम कर रहे हैं ना। और ऐसा बोला है कि सौमन से गर्भ धारणम श्रेष्ठ, मतलब माइंड का खुश रहना गर्भ धारणा में श्रेष्ठ है, ऐसा चरकाचार्य जी ने बोला है। तो जब फिर रसायन देना पड़ता है, एमएच कम है तो हमें रसायन देना पड़ता है, स्वर्ण मकर ध्वज देना पड़ता है, स्वर्ण मालिनी वसन देना पड़ता है, ब्राह्म रसायन देना पड़ता है। जब हम ऐसे देते हैं तो एमएच वैल्यू भी अच्छा हो जाता है, एफएसएस अच्छा हो जाता है, रजो दुष्टि जो है इरेगुलर मेंसेस अच्छा हो जाता है, आर्तव शुद्ध हो जाता है। तो हमें ये पूरा जो है ना ऋतु क्षेत्र अंबु बीज ये तो करना ही करना है। इसका इफेक्ट ये होता है कि जो फॉलिकल्स है वो अच्छे से मतलब उनका मैच्योरेशन अच्छे से होने लगता है, ओवल्यूशन अच्छे होने लगता है, ओवा फर्टिलाइज होके अच्छा सा ओवा आने लगता है। ये सब जब हम करते हैं ना, माइंड का इफेक्ट जरूर आता है कि इनफर्टिलिटी। पुरुषों में भी जब हम काउंसलिंग करते हैं, कुछ कुछ पुरुष ऐसे आते हैं कि सर हमें ना बचपन में मास्टरबेशन हस्त मैथुन की आदत पड़ गई थी, अगर हम वो अभी नहीं करते हैं तो नाइटफॉल हो जाता है, रात को सोते सोते शुक्र निकल जाता है, और इतना शुक्र निकलता है, इतना निकलता है कि पूरा हमारा मतलब अंडरवेयर गीला हो जाता है। और उसके बाद में फिर पूरा दिन गिल्ट फील होता है, डिप्रेशन आता है, लो एस्टीम रहता है, कोई काम करने में उत्साह नहीं आता है। और उसके बाद में फिर से ऐसे रात को हो जाता है, ऐसे बहुत दिन से हो रहा है, वीकनेस आती है, कमजोरी आती है, और हमारा लिंग टेढ़ा हो गया। ऐसे बहुत सारे आप लोग को मालूम है, ये सब आप लोग के प्रैक्टिस में आ रहा होगा। तो हमें उसमें शोधन कराना है, शुक्र शोधन गण देना है, हमें स्तंभन करने वाले द्रव्य देना है, वृक्ष दवाइयां देनी है। और वृक्ष दवाइयां स्त्री और पुरुष दोनों को देना चाहिए, क्योंकि वो मन को स्ट्रांग करता है। और ऐसे बोलते हैं कि संकल्पो वृक्षाणम, संकल्प कर दिया तो वो वृक्ष भी है, और वह ब्रह्मचर्य को भी आगे वो कर देता है। तो ये सब है ना, ये मैं बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूँ, लेकिन अभी टाइम का लिमिट है। जब हम ये करते हैं ना तो इनफर्टिलिटी 100% ठीक हो जाती है। मानसिक इनफर्टिलिटी, जिसको हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा होने के बाद भी क्यों नहीं बच्चा हो रहा है, तो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के लिए हमें डिप्रेशन से उसको निकालना है, गिल्ट फीलिंग से उसको निकालना है, उसको एंग्जाइटी से निकालना है, क्रोध से उसको निकालना है, और उसको ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव हमें बोलना है। मैं कैसे बोलता हूँ, आप लोग आयुष दर्पण के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं,
अभी जो है ना, कोई भी आप लोग भी देखिएगा, मैं जब ये बोलता हूं ना आप लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक है, तो थोड़ा ऐसे प्राउड फील होता है, ऐसे कॉलर होता है कि हाँ हम श्रेष्ठ है। तो आप लोग फिर एकदम रिस्पॉन्सिबल चिकित्सक बन के फिर चिकित्सा करते हैं और रिजल्ट भी आ रहा है। अगर न, और फिर जब मैं इतना सपोर्ट करता हूँ आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक है, श्रेष्ठ चिकित्सक है, फिर आप लोग भी ऐसे कॉन्फिडेंस लेवल से सोचते हैं कि हाँ अब हमें ये सोचना चाहिए, ट्राई तो करना चाहिए क्या होता है। तो ये चीज जो है ना, इस तरह से हमें पेशेंट को मोटिवेशन देना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए कि आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो पॉजिटिविटी हम देते हैं ना, वह एक मानस चिकित्सा है। मानस चिकित्सा जब हम करते हैं ना, पेशेंट 100% इनफर्टिलिटी से निकल जाता है, उसका लाइफ अच्छा हो जाता है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। हमें ना, हम चिकित्सक है, हमें इतना पॉजिटिविटी भर देना चाहिए अपने पेशेंट में कि सारा उसका दुख दूर हो जाए। हम पूरा दुख दूर नहीं कर सकते हैं, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक जो दुख है वो हम नहीं कर सकते, लेकिन हमें कोशिश क्यों नहीं करना चाहिए, एक बार ट्राई तो करें क्या होता है, बाकी भगवान पे छोड़ देना चाहिए, सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से बताने का कोशिश किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने पेशेंट में इनफर्टिलिटी दूर करने का आप हेतु निकालेंगे, संप्राप्ति निकालेंगे, पूरा समझिए एंग्जाइटी है क्या, क्रोध है क्या, क्या चीज है वह देख के फिर आप जो शारीरिक चिकित्सा कर रहे हैं वो तो करिए, लेकिन मानस चिकित्सा करिए, पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो और अगर किसी ने गलत कर लिया है, सपोज कुछ लोग बोलते हैं कि हमने गुद मैथुन किया है, मास्टरबेशन किया है, बहुत बार किया है और इससे गिल्ट फीलिंग है, तो बोलना चाहिए ठीक है आप अनजान थे, आपको नहीं मालूम था, अब आप ऐसा मत करिए, उसको सही रास्ता देना है, सपोर्ट करना है। जब आप सपोर्ट करेंगे तो उसका फिर वो गिल्ट निकल जाएगा। अगर डिप्रेशन है तो उसको डिप्रेशन से निकालने के लिए काउंसलिंग करिए, एंगर है तो वो उसको फिर समाधान दीजिए, मतलब सेटिस्फेक्शन दीजिए कि कोई बात नहीं, आपके साथ ऐसा अगर अन्याय हुआ तो कोई बात नहीं, इस जैसा उसका व्याधि है हमें चिकित्सा करना चाहिए। कुछ मेडिसिन वाला चिकित्सा करना है, कुछ हमें बोलने से काउंसलिंग करके करना है। तो ऐसे जब करते हैं तो पेशेंट पूरा ठीक हो और इनफर्टिलिटी ठीक हो जाता है। अब मैं आप लोगों का जो भी प्रश्न है उसका उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक तो है ही, 100% श्रेष्ठ चिकित्सक है, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोग देखिए, आप लोग अभी कितना अच्छा केस ठीक कर रहे हैं, ऐसा तो कोई भी नहीं सोचता है इतना अच्छे से। डॉक्टर मनीषा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर अशोक जी नमस्ते प्रणाम आपको। बहुत सारे लोग तो बीएमएस में एडमिशन लेके डिप्रेशन में रहते हैं, क्योंकि 11-12 अच्छे जगह से पढ़े हैं और जैसे ही कॉलेज में आते हैं तो पदार्थ विज्ञान, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, प्रमाण, ये सब सोच के लगता है ये क्या है ये सब, फिर संस्कृत है उसमें इको याणाची, ये क्या है ये सब, मतलब ऐसे लगता है, फिर डिप्रेशन ही रहता है, फिर उसके बाद में पेशेंट नहीं रहते हैं कॉलेजेस में, पढ़ाने वालों को पढ़ाने नहीं आता है, उसके बाद में आगे अंधकार है, जॉब नहीं लगता है, प्रैक्टिस चलेगा कि नहीं चलेगा, लोग हीन भावना से देखते हैं कि छी बीएमएस डॉक्टर है। ये अपने में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं लाना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए कि हम राजा है, हम जो जगह कर रहे हैं काम वो कोई नहीं कर सकता। खुद का डिप्रेशन निकालिए, पेशेंट तो आपके पास आएंगे ही। जो मैं बोल रहा हूँ शायद आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आप ऐसा करिए तो आपको एकदम आप लोग सक्सेसफुल ही होंगे। अशोक जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर पंकज जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर सविता जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर अंजू जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर सुनील जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर प्रसाद जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर कंचन जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर जीना त्रिपाठी जी नमस्ते प्रणाम आपको, आप बहुत दिन के बाद मिलिए मैम। डॉक्टर अश्विनी जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर नवरतन शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर प्रीति जी बोल रहे हैं प्लीज सेंड संभाषा लिंक। अभी असली में प्रीति जी मैं अपना नंबर देता हूँ आपको, आप वहां मुझे मैसेज करिए और मैं आपको गूगल फॉर्म दे दूंगा, वो गूगल फॉर्म भर के फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, क्योंकि संभाषा का लिंक डेली चेंज होता है, वो मेरे हाथ में नहीं है, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवा दूंगा, इतना मैं कर सकता हूँ, डेली संभाषा का लिंक चेंज होता है। डॉक्टर अनिल कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर वर्षा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर श्रुति निगम मैम नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर पूनम ठाकुर जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर कविता जी तो इतनी अच्छी डॉक्टर है ना कि क्या बताए, ये संहिता की एमडी कर रही है, संहिता में एमडी कर रही है। डॉक्टर गौतम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कविता जी बोल रहे हैं कि सर 50 ईयर फीमेल पेशेंट शुद्ध रहे वजाइना एरिया में 20 ईयर से, सिर्फ कंडू है एलोपैथी कैंडिड दिया है और एक प्रॉब्लम है उसको एल्बो जॉइंट के ऊपर लिम्फेडाइटिस है, जैसा 2-3 स्मॉल गांठ जैसा है, क्या देना है। आप इसको थोड़ा मुझे केस को अच्छे से बताइए, हेतु क्या है, हेतु निकालिए कि दूध और मछली, दूध और नमक, दूध और अल्कोहल, दूध और नॉनवेज,
ऐसा खाने का हिस्ट्री है क्या, मतलब विरुद्ध अन्न खाया जा रहा है क्या, अगर है, अगर नहीं है तो भी आपको ढूंढना पड़ेगा, वो विरुद्ध अन्न का ही हेतु है। और कंडू है ना, तो कंडुग्न गण का गोली आता है, वो दे दीजिए। आपने चरक संहिता में सूत्र स्थान में कंडुग्न गण है, या फिर बृहद हरिद्राखंड है, आरोग्य वर्धनी बट्टी है, एकेटी है अपना अमृता गोकुल, कैशोगोल, त्रिफला गोकुल, ये दे दीजिए। सरसों का तेल है, उसमें नीम का मिक्स करके, नीम के पत्ते को मिक्स करके और वहां पे लगा दीजिए, कंडू ठीक हो जाता है। कैलाश जीवन में हल्दी मिक्स करके और वो लगा दीजिए, तो वो सब वजाइना एरिया में कंडू ठीक हो जाता है। श्वित्र के आप ना पहले हेतु निकाले, फिर मैं बताऊंगा। और लिम्फेडाइटिस है ना, तो उसमें सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी अमृता गुगुल, कैशोगुल, त्रिफला गुगुल, ये देते हैं ना, तो लिम्फ नोड में जो स्वेलिंग है, इंफ्लेमेशन है, वो ठीक होता है। या फिर दूसरा है गंधक रसायन, दो दो गोली सुबह शाम, और त्रिभुवन कीर्ति, दो दो गोली सुबह शाम, ये वात कफत संप्राप्ति को ठीक करता है और लिम्फेडाइटिस ठीक हो जाता है। या 10 मूलारिश त्रिभुवन कीर्ति के साथ दीजिए, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर पूजा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर पंकजा जी बोले हैं एएमएच लेवल बढ़ सकता है क्या? 100% बढ़ता है, 100% एएमएच लेवल बढ़ता है, इसको आप लिख लीजिए। उसमें एएमएच लेवल कम क्यों हो गया है? क्योंकि वायु का प्रकोप हो गया है। एंटी मुलेरियन हार्मोन का कारण ये वायु का प्रकोप ज्यादा हो गया है, और वह जो है वो एएमएच कम सिक्रीट हो रहा है। तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोग रसायन देते हैं, बस्ती देते हैं, अनुवासन बस्ती देते हैं, घृत खिलाते हैं, फल घृत जैसे दवाइयां देते हैं, नस्य देते हैं। उसके बाद में स्वर्ण मकर, स्वर्ण मालिनी वसन, ब्रह्म रसायन। हर पेशेंट अलग होता है, हर पेशेंट का हेतु अलग होता है। लेकिन ये एएमएच लेवल कम होना, इसका मतलब है कि वायु का प्रकोप बहुत ज्यादा हो गया है। 100% एएमएच बढ़ के, और मेरे एक पेशेंट को 53 ईयर्स के एज में मेरे दवाई से उनका प्रेगनेंसी हो गया, मतलब वो सक्सेसफुल हो गया। जो इतने साल से एएमएच के पीछे जा रही थी, आईवीएफ और आईयूआई करा रही थी, लेकिन नहीं हुआ, और मेरे ट्रीटमेंट से एएमएच लेवल बढ़ा, और 53 एज में उनको ये हो गया, मतलब कंसीव हो गई और प्रेगनेंसी रह गई, और फिर बच्चा भी अच्छा हुआ 53 ईयर्स में। आजकल तो वो डॉक्टर्स तो बोलेंगे नहीं कि 53 ईयर्स में आप कंसीव करो, लेकिन आयुर्वेद से ये सक्सेसफुल हो सकता है। दूसरा क्या है ना, कि जो एलोपैथी के डॉक्टर्स जो दवाइयां देते हैं मेंसेस आने के लिए, जो दवाइयां दिया जाता है वो भी वात प्रकोप करता है। वेगान न धारित न उदीरित जब ये बोलते हैं, तो जबरदस्ती वेग लाने के लिए, मेंसेस लाने के लिए जो दवाइयां आर्टिफिशियली स्टिमुलेट करके दिया जाता है, वो भी वायु का प्रकोप करता है। उस ओवर यूज ऑफ ये ऐसे मेडिसिन जिससे मेंसेस लाया जाता है और ट्रीटमेंट के दौरान, तो उससे क्या होता है कि अनओवुलेटरी साइकिल एक तो शुरू हो जाता है, दूसरा वजाइना में पूरा ड्राइनेस आ जाता है, रुक्षता बढ़ती है, और एएमएच लेवल और कम हो जाता है। ये सारा वायु का ही है। आप ऐसा सोचिए कि जो गर्भाशय है वो वृद्ध हो गया है, वृद्धपना आ गया है, और वो सूख रहा है, ड्राई हो रहा है, इसलिए एमएच वैल्यू कम हो रहा है। अब इस यहाँ पे वार्धक्यता में हम लोग क्या करते हैं, रसायन करते हैं, घृतपान कराते हैं, स्नेहन करते हैं। जब हम वायु को शमन करेंगे, उत्तर बस्ती दीजिए, योनि पिच्चू रखिए और कंटिन्यू रखिए, योनि पिच्चू रखवा दीजिए, उसके बाद में आप बस्ती दिलवा दीजिए, अनुवासन बस्ती दीजिए, एमएच वैल्यू 100% ठीक हो जाता है कोई भी। और ये क्षयात्मक संप्राप्ति, वायु का प्रकोप, ऐसा संप्राप्ति समझ के करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। डॉक्टर वर्षा पटेल जी बोल रहे हैं हाँ सर बिल्कुल सही कहा आपने, इतना इंस्पिरेशन आयुर्वेद में कोई नहीं देता। आयुर्वेद में मैं सच बात बताऊं, अगर कोई आगे बढ़ रहा है ना, तो जैसे केकड़ा लोग रहते हैं ना, एक केकड़ा ऊपर जा रहे तो टांग खींचो, फिर दूसरा केकड़ा जाएगा फिर टांग खींचो, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, एक दूसरे से ईर्ष्या तो नहीं होना चाहिए। आप कभी भी आयुष दर्पण के इंटरेक्टिव सेशन में देखिए, अगर कोई एक कहीं अटक रहे, हम सब सपोर्ट कर देते। मैंने ऐसा परंपरा बनाया कि कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा, कोई आगे जा रहे तो उसको और आगे बढ़ाओ। ये मैंने अपना जो क्लास है, सेशन है, उसमें मैंने बनाया है। और जो इसको फॉलो नहीं करता है उसको निकाल दिया जाता है, जिसको ईर्ष्या है वो मत है हमारे साथ। और मैं कितना सपोर्ट करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि सब लोग आगे बढ़ना चाहिए। और आप लोगों में इतने गुण हैं, दैवीय शक्ति है आप लोग में, आप लोग मतलब शुद्ध प्राण, ये है शुद्ध आत्माएं हैं आप लोग, और आप लोग में है। अब ये कोई पटेल है, कोई पाटिल है, कोई त्रिपाठी है, कोई राजपूत है, कोई बाली है, अलग अलग सरने में है। तो मैं तो ये कभी नहीं देखता हूँ कि किसको आगे बढ़ाने, क्या, मेरे लिए सब समान है, सबको आगे बढ़ाना है, सबको सपोर्ट करना है। ठीक है। और आप लोग भी ऐसा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए सबके बारे में। कोई आगे जा रहा है तो वो उसके नसीब से जा रहा है, उसकी मेहनत से जा रहा है, तो हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, हमें अपना काम को अच्छा रखना है। ठीक है। ये क्योंकि आचार रसायन केवल आयुर्वेद में बताया कि सबका अच्छा सोचो, सबको आगे बढ़ाओ, आचार रसायन इतना फॉलो करेंगे। और मैं आप लोग के साथ 1.5 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मेरा प्रैक्टिस कम हुआ क्या? मेरा प्रैक्टिस और अच्छा हो गया है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव ही चीज मिलता है।
डॉक्टर रितिका जी नमस्ते प्रणाम आपको। वैद्य आरती शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर लक्ष्मी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नीलम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कविता जी बोल रही हैं, कविता जी का बहुत अच्छा अच्छा कमेंट आता है, फिश के बाद ज्यादा खाया, बाद में टी कॉफी पीता था, यही हेतु ने। अब ये हेतु जो है ये बहुत बड़ा हेतु है। इसको एक तो बंद करना है और शरीर को शोधन करा दीजिए, वमन करा दीजिए विरेचन में, तभी वजाइना में जो शुत्र है, कंडू है, वो ठीक होगा। एक तो अभिसंधि है, ये सारी चीजें ये पूरी तरह से बंद करा दीजिए। डॉक्टर दिलीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर श्री कल्याण आयुर्वेद आश्रम प्रणाम आपको। लक्ष्मी मौर्य जी बोले प्रोलैक्टिन हार्मोन 51 है, फैटी लेडी, इनफर्टिलिटी 3 इयर्स, मैरिज हो गई, क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं सर? हेतु में फास्ट फूड ज्यादा लेती, ये हेतु पहले बंद कराइए। और प्रोलैक्टिन ज्यादा बढ़ा हुआ है, 51 है, तो उसमें पहले स्त्रोत शुद्ध करना है हमें। वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण, ये जब करा देंगे ना, इनफर्टिलिटी ठीक हो जाए। हार्मोन्स को बैलेंस करना है, नस्य देना है, बस्ती देना है, और फिर जैसे नष्ट पुष्पांतक रस देना है, स्त्री रसायन देना है, स्त्री राजवंगेश्वर रस देना है। ये सब तो रसायन बाद में, पहले शोधन करा दीजिए। और जैसा प्रकृति है उस हिसाब से मेडिसिन सेलेक्ट करके, पुष्प धनवा रस है, बहुत बढ़िया काम करता है, जैसा कंडीशन है वैसा देंगे, पेशेंट ठीक हो जाते हैं। ठीक है। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं अपना नंबर देता हूँ, आप लोग को जो भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग ना मेरे से पूछ सकते हैं। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में हम बहुत सारे नोट्स वगैरह भी शेयर करते हैं, केस डिस्कशन होता है, आप लोग क्यों वो चीज़ों से वंचित रह रहे हैं? जो चीज़ अच्छी चीज़ें हैं वो ले लेना चाहिए, और जो बेकार चीज़ है वो छोड़ देना चाहिए। तो मैं अपना नंबर देता हूँ, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं वो मुझे मैसेज करिए, मैं आपको गूगल फॉर्म का लिंक दे दूंगा, और फिर आप लोग वो ज्वाइन हो जाते हैं, हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं लेक्चर बंद करता हूँ। हम लोग 8:15 मिलेंगे, इंटरेक्टिव सेशन शुरू होगा, जूम पे होता है डेली, फेसबुक पे फ्री रहता है सभी लोग के लिए। जो लोग हमसे बात करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, मैं गूगल फॉर्म का लिंक दे दूंगा, वो भर के और आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। प्रणाम सभी लोगों को। अब मैं कल कुछ एक अलग नया टॉपिक लेके आऊंगा और ग्रंथोक्त चीजें बताऊंगा जो आपकी प्रैक्टिस को और आगे बढ़ाएगा। तो ऐसा मैं अब विदा लेता हूँ। प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू।